वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। 15 अक्टूबर 2022 को सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। यहाँ पर हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का क्वेश्चन बुकलेट 02 है मेरे पास। यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है, यानी उनके राज्य से जो काशी यात्रा करेंगे उनको 5,000 रुपए की सब्सिडी देगी। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था, ऑप्शन नंबर सी है। और इसके बाद कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम किसने शुरू किया, इंडिया यूके ने मिलकर के, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आइए किस कंपनी के ने इंडियन एयरफोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूस की कंपनी के साथ, बेलारूस और उसकी एक सहायक कंपनी के साथ समझौता किया। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया था, बीईएल ने, ठीक है, बीईएल ने समझौता किया था बेलारूस की कंपनी के साथ आईएएफ के हेलीकॉप्टर्स के लिए एडीएस की आपूर्ति के लिए। देन इसके बाद नारी को नमन योजना कहाँ शुरू की गई थी, हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस जिले में संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो ये परियोजना अनाउंस की थी मोदी जी द्वारा वाराणसी यात्रा पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की थिंक टैंक नीति आयोग ने। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है, सीईओ कौन है, दोहरा लीजिएगा, अभी 2 शिफ्ट बाकी हैं, ठीक। परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, कौन है, ध्यान रखिएगा, सीईओ हैं नीति आयोग के। और श्री सुमन बैरी हैं वाइस चेयरपर्सन। नीति आयोग कब बना था ये भी देख लीजिए, एनडीसी वगैरह पूछ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो खैर सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना कौन तैयार कर रहा है। इंडिया फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप जो है कहाँ बनेगी, हमने आपको बताया था करंट अफेयर में, उत्तर प्रदेश में बनेगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, उत्तर लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पार्क इस बैंक ने लॉन्च किया है, आईसीआईसीआई बैंक ने, ऑप्शन नंबर ए। कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, 5 करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये शेयर करते हैं। त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। अगला है कि पोलैंड की मुद्रा कौन सी, तो ज़्लॉटी है मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कथक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। उसके बाद है कि अब लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसको प्राप्त है, लोकसभा सत्र को प्रोरोग करने की शक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है बापू की जयंती पर, 2 अक्टूबर में। वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ पर स्थित है, यह है कोच्चि केरल में, ठीक। इसके बाद थॉमस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, इसका उत्तर एपीजे अब्दुल कलाम है। सरोजिनी नायडू अगर आपने गलती से लगा दिया तो कंफर्म नहीं है। सरोजिनी नायडू की किताब का जो नाम है वो है द ब्रोकन विंग, ठीक है, ब्रोकन विंग अगर पूछा गया होता तो उत्तर सरोजिनी नायडू हो जाता, ठीक। अगला प्रश्न 18, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है, तटरेखा में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि सागर बढ़ जाते हैं, ऑब्वियसली सी दिया हुआ है। क्रॉपिंग पैटर्न बदल जाता है, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव सही है। ये जो 2 गद्यांश इसमें पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में 15 अक्टूबर में, इसमें बड़ा ध्यान से आपको पढ़ना था, काफी समय आपका यहाँ पे जाना चाहिए था, अदरवाइज निश्चित तौर पर आपका एक आधा तो गलत हो गया होगा। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, सबल तर्क बताना है। तो सबल तर्क यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कई माता पिता का भी सपना होता है कि उनकी संतान विदेश में जाकर पढ़ने जाए और सुखचैन की जिंदगी बसर करे और समाज में उनका नाम ऊंचा हो। तो यहाँ पर सी वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है, सपना पूरा करने, सुखचैन की जिंदगी बसर करने और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कि इस प्रकार के व्यवहार के साथ वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, इसमें कौन से ऐसे व्यवहार की ओर संकेत किया गया जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है। तो ये है यहाँ पे एडजस्टमेंट का मामला, बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे, ठीक है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि विदेश जा बसे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए सबसे दोषी कौन है, अनुच्छेद के आधार पर बताना है। तो बच्चों के मन में बचपन में माँ बाप द्वारा, एक्चुअली ये थोड़ा मैं गलत पढ़ रहा हूँ, अधूरे संस्कार यहाँ पे दोषी हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है शायद उनके संस्कारों में ही कमी रह जाती होगी, कमी यानी कि अल्पता यानी कि अधूरापन, तो अधूरे संस्कार यहाँ पे दोषी हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उसके बाद विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं, जग हंसाई से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। उसके बाद है कि बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बच्चों की शिकायत है उनके माँ बाप उनकी पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं, अपनी पुराने जमाने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं, इसके लिए कौन दोषी है, तो इसके लिए दोषी है 2 पीढ़ियों का अंतराल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ये सेकंड अनुच्छेद भी मुझे लगता है कि कंटिन्यूएशन में लिया गया है, सेम थीम इसमें भी देखने को मिल रही है। तो इसमें पूछा गया कि आजकल के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की सर्वोच्च मांग कौन है जिससे अपना जीवन चैन से व्यतीत कर सकें। अच्छा, ये आपको बता दें कि ये अजम्पशन बेस्ड है, कोई भी तर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा आपको पैराग्राफ में लिखा हुआ, लेकिन आपको डिराइव करना है दिए गए इन्फॉर्मेशन से। तो बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ ना बने और ना अपनी राय थोपें, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है कि कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन होकर बच्चों का मुंह ताकते हैं। तो जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं,
और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, वे मुंह नहीं ताकते हैं। ठीक है, मुंह नहीं ताकते हैं पूछा गया है, मुंह ताकते हैं के बारे में दिया हुआ है पेपर में। ठीक, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे पूरी बात। माता पिता अपने प्यार दुलार समस्त संसाधन के दिए जाने के बावजूद आज की पीढ़ी जो है उससे आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है पैसेज के हिसाब से? तो पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील हो गई है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। ये पैराग्राफ में साफ तौर पर दिया हुआ है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले क्यों रह जाते हैं? सबल तर्क बताइए। तो मैं एक एक करके एलिमिनेट करता हूँ। बी बिल्कुल गलत है। माँ बाप का संतान उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम, बहु बेटों की जिंदगी में अधिक दखल अंदाजी करना, ये सब है। माँ बाप का बीमार और लाचार होना, अपने संतान द्वारा अपने द्वारा संतान पर किए गए एहसानों को लगातार बताते रहना। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। बी, सी और डी के बारे में जो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन को मिल रही है वो ये है कि उन्हीं द्वारा पालित पोषित बच्चे उन्हें अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं, इस कारण माँ बाप अकेले रह जाते हैं। ठीक, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं, यही मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और अगर आयोग इसको नहीं मानता है तो आपको जरूर चैलेंज करना चाहिए एक बार। इनमें से कौन से बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? ठीक है, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी होते हैं और अपने भविष्य को नहीं देख पाते वही ऐसा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। जजिया कर फिर से लगाने वाला सुल्तान कौन है? किस सुल्तान माफ कीजिएगा, कौन सा मुगल शासक है जिसने जजिया कर को री इम्पोज किया था? तो री इम्पोज किया था औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद है कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है अंग्रेजों का? तो रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी के समय। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। देन इसके बाद है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? धम्मचक्र परावर्तन की मुद्रा में, ऑप्शन नंबर सी। दरबारी कवि हरिशेण के कौन थे, या फिर प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिशेण, वो किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के, ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण इसमें पूछा गया। ये एब्सोल्यूट जफा क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे नहीं पता चल रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि कारण में बी भी प्रबल है काफ़ी और सी भी प्रबल है। ठीक है, डी भी कुछ हद तक रिलेट कर सकते हैं, लेकिन दांडी मार्च प्रोसेस का भाग था, ये कारण नहीं था। तो बी और सी में कंफ्यूजन है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता इनमें से सभी हो जाता तो यहाँ पे ए मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाता। स्टडी फॉर सिविल अभी डिनाई कर रहा है इस बात को, मतलब इस फैक्ट को। इसका आंसर जो है एग्जाम बोर्ड ही बताएगा, आंसर की में ही आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? परिणाम यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सी, ऑप्शन नंबर डी। ये खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का मतलब स्वतंत्र भारत का सबसे पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है, तो इसका उत्तर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद है कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1937 में 1 अप्रैल को, किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किसने आईएनए का गठन किया था? आईएनए का गठन सबसे पहले लिखा है, ठीक है, मुक्त करने के लिए किसने आईएनए का सृजन किया था? यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय सेना की बात कर रहे हैं, आज़ाद हिंद फौज की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज होता तो इसका उत्तर रास बिहारी चला जाता, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा मोहन सिंह। आईएनए का हो जाएगा मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। सागौन या फिर टीक के जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, कई दिनों तक होती है, इसको मानसून का प्रस्फोट यानी कि बस्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जीएमटी का पूर्ण रूप है ग्रीनविक मीन टाइम, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रूड बर्थ रेट, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है कि निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में? 14 बैंकों का। कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही आरक्षित था? ये आपको ना भी पता होता तो आप कर लेते, क्योंकि अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पास ही एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, ये कभी भारत ने प्राइवेट को नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा श्री मोंटेक सिंह आलूवालिया। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा नियोक्ता आज भी एग्रीकल्चर है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। भारत में हरित क्रांति का आरंभ स्थल कौन सा था? पंजाब था और फिर ये वेस्ट यूपी में फैल गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। देन इसके बाद है कि अल्पसंख्यकों के हितों का आरक्षण जो है किस आर्टिकल में दिया हुआ है? यह है आपका आर्टिकल नंबर 29, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राजनीति निदेशक तक तो नया कौन सा जोड़ा गया था? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था इसमें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसके बाद मौलिक कर्तव्य कौन सा? मौलिक कर्तव्य सभी हैं, प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। सभी हमलों में एच जरूर रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन रहेगा। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में टेफ्लॉन लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 245 के अनुसार कानून बनाना या विधि बनाना संसद का कार्य है, ऑप्शन नंबर डी। सरकारिया संबंधित है किससे? केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर सी। कब रिपोर्ट सबमिट किया था इसने? ये आप कमेंट करके बताएंगे। प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं? स्टेलार डिस्टेंसेस, यानी कि तारकीय दूरी, ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद हमारा सवाल है कि सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन माना जाता है? डॉल्फिन माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। क्वालिटी, क्वांटिटी और ड्यूरेशन तीनों इंपॉर्टेंट लाइट की, ऑप्शन नंबर ए। स्थावर का विलोम जंगम होता है, ये आरओ से कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है। बिल्ली को पहले दिन मार देना चाहिए का आशय है, भय को
भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, ठीक है। स्वल्प का विलोम हो जाएगा सु और अल्प। इति और इति का हो जाएगा समाप्ति और आपदा या विघ्न, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पीसीएस का कॉपी किया हुआ सवाल है। इसमें है फिर ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक है, ये सिंपल सा था। इंग्लिश का पैराग्राफ देख लेते हैं, वैलेंटाइंस डे के बारे में है। इसमें वैलेंटाइंस डे के बारे में पूछा है कि टीचर्स को जो चिल्ड्रन है, स्कूल चिल्ड्रन को कैसा गिफ्ट देते हैं, थैंक यू कार्ड देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। वैलेंटाइन डे क्या ऑफिशियल हॉलीडे है यूएस में, तो इसका उत्तर है नहीं, नॉर्मल हॉलीडे, ऑफिशियल नहीं है। टेम का हो जाएगा यहाँ पे डोकाइल। सिनोनिम पूछा है, रैपिड का हो जाएगा टार्डी। रैपिड का मतलब हो जाता है द्रुत और टार्डी का मतलब हो जाता है मंथर, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हो जाएगा वन इज इंडिफरेंट टू द प्लेजर एंड पेन, ये हो जाएगा स्टॉइक, स्टॉइक, ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद हम देखेंगे दो करंट अफेयर और हैं यहाँ पे 96 नंबर में कि जो ये भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो चली थी सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, कहाँ पर गई थी, ये गई थी नेपाल तक, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कि मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के तहत 75 एम्बुलेंस 17 स्कूल बसें उपहार में किसने दी है, भारत ने दी है नेपाल को, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से मैथ्स, रीजनिंग और ग्राफ तालिका वाला सोल्यूशन आप देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 से 33 के बीच जो हमें डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन सॉल्व करना है, वहाँ से एक अलग सेक्शन यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग और एप्टीट्यूड की शुरुआत हो जाती है। 29 से 33 के लिए हमको इस पर्टिकुलर टेबल को ध्यान में रखना है, जिसमें हमें अलग अलग सालों में 5 अलग अलग जिलों से कितने लोग एग्जाम देने गए, कितनों ने उसको पास किया और कितनों को फाइनली वो पोस्ट मिली जिसके लिए वो एग्जाम था, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई है। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर में, जिसमें पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो एवरेज है सभी सालों में वो सबसे कम है। ए, सी, ई, डी ये सारे जिले अपने पास हैं, तो ए का एवरेज निकाल लेते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। तो दो तरीके हैं इसके, या तो सबको जोड़ के 5 से आप काट दें, या तो फिर आप जो है सबका एवरेज ले लें अपने मन से कोई भी एवरेज मानते हुए। तो जैसा कि हमें डेटा दिख रहा है, एक अप्रॉक्सीमेट एवरेज 70 हम ले लेते हैं, तो ये जो 94 है ये 24 ज़्यादा है, प्लस 24। उसके बाद 48 जो है ये 70 से 22 कम है, तो माइनस 22। फिर 82 12 ज़्यादा है, तो ये 12। 90 20 ज़्यादा है, तो 20 और 70 कोई डिफरेंस नहीं, तो 0। यहाँ पे हम देखेंगे 14 20 34, 2 12 14 20 34 बटे 5 मतलब 6.8, तो 70 प्लस 6.8 यानी 76.8 यहाँ से आया। अब उसके बाद सी, इन सबका एवरेज चाहिए, तो इसमें भी हम 70 मानेंगे क्योंकि डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये 78 है, प्लस 8, ये 85 प्लस 15, ये 48 तो माइनस 22, ये 70 तो 0, ये 80 तो 10, 15 8 23, 23 10 33 में 22 गया तो 11, 11 बटे में 5 हुआ 2.2, मतलब ये हुआ 72.2। फिर डी, इन सबका चाहिए, वापस से हम 70 मानेंगे क्योंकि सेम टाइप का डेटा है। ये 85 15 70 तो 0, ये -5 14 -10, 10 5 15, ये 15 कट गया, 14 बटे में 5 हुआ 2.8, ये 72.8। अब फाइनली ई की बात करते हैं, इसमें भी वापस से 70 ले लेते हैं, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 15 माइनस का क्योंकि 55 है, ये -10 और ये 5, ये -5 हुआ बाई 2 यानी 2.5, ये 67.5 हुआ क्योंकि 70 माइनस 10। तो ई का एवरेज जो है वो मिनिमम आ चुका है, तो कौन सा वाला जिला होगा, डिस्ट्रिक्ट ई, मतलब ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट वाले में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा साल है जिसमें जिला सी से जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं क्वालिफाइड में से उसका परसेंटेज मिनिमम है। तो करना क्या है, ये है जिला सी। अब आपके पास साल दिए गए हैं 12 13 और 11, इन 3 सालों में कंपेयर करना है सी के लिए। तो ये 78 बटे 720, ये 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। फिर उसके बाद 85 बाई 620, वैसे ही 13 में है 48 बाई 4800 इंटू 100, 10%, ये 400 है, सॉरी ये 12% हो जाएगा, लेकिन ये 12 से ऊपर जाएगा क्योंकि 10 का मतलब हुआ 62, ए का मतलब हुआ 6.2, 2 मतलब डबल, तो ये कितना आ रहा है, ये 13 के भी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो साल 2012 है उसके लिए ये मैक्सिमम दिखा रहा है, तो कौन सा वो साल है 2012, मतलब ऑप्शन डी। उसके बाद 31 है कि जिला डी से जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, इनफैक्ट पास हुए, यहाँ पे सेलेक्ट होना और पास होना दोनों में अंतर है। तो कुल मिला के करना क्या है कि वो साल बताना है जिसमें टोटल जितने भी अपीयर हुए उसमें से कितने क्वालिफाइड हुए वो सबसे कम हो। तो ये है जिला डी, आपको 3 साल के लिए देखना है, 12 13 14, जितने भी अपीयर हुए उसमें से पास कितने हुए, 600 बाई 6800, 525 बाई 6500 और 720 बाई 7800, ये 8.82% के आसपास आ रहा है। और ये वाला कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 8.07। सिमिलरली ये जो है ये 9.2 के आसपास आ रहा है। तो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आप क्लियर देख सकते हैं, ये वाली। और ये आ किस साल के लिए रही है, तो साल 2013 के लिए आप क्लियर देख सकते हैं, 525 6500। तो इस हिसाब से कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, 2013 वाला, मतलब डी। उसके बाद 32 नंबर है कि साल 2011 में इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसमें टोटल जितने भी एग्जाम देने गए उसमें से सिलेक्ट कितने हुए ये सबसे मैक्सिमम हो। आपके पास ए ई और सी है, इसी में से कंपेयर करना है। तो ये जो ए है इसके लिए देख लेते हैं 2011 में 94 बटे 8000 इंटू 100, 94 बटे 80, ये आता है 1.175। उसी तरीके से जो सी है 78 बाई 7500, तो जो 78 बाई 75 है वो 1.04 के आसपास है। वैसे ही ई में आप देखें अगर साल 2011 में, तो आपको देखने को मिलेगा
75/64 1.171। अब इन तीनों में इसमें और इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये है, और ये हमें किस साल मतलब कौन से जिले के लिए देखने को मिली? तो जिला नंबर ए, ये कहाँ पे है? सी में। आखिरी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेट से कि इस पूरे टाइम पीरियड में, मतलब साल 2011 से 2015 के बीच में, ई से जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए और ए से जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उनको लेना है और बताना है ई जो है वो ए का कितना परसेंट है। तो कुल मिला के ये चीज़ निकालनी है। तो ये है ई, इसका टोटल देख लेते हैं। 7 7 14 5 19 से 25 7 32 320 330 340। अब ए की बात करते हैं, तो ए के लिए इन सबका टोटल चाहिए। 9 4 13 8 21 29 7 37 8 2 10 38 384। तो इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो 88 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 38 के लिए अगले ग्राफ की ओर मूव करेंगे, जो कि एक टेबल है जिसमें अलग अलग महीनों में 5 अलग अलग कंपनियों पी क्यू आर एस और टी द्वारा कितने कितने प्रोडक्ट बेचे गए हैं, इस चीज़ की जानकारी दी गई है। सबसे पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि मार्च के महीने में कंपनी पी और आर ने जितने भी प्रोडक्ट बेचे उसका रेशियो क्या है अप्रैल के महीने में मतलब इन्हीं दोनों कंपनी द्वारा साथ में मिलकर बेचे गए प्रोडक्ट से। तो बेसिकली पी और आर जो कंपनी है, मार्च में 180 और 115 हो गया 295, और अप्रैल की बात करें 24 16 40 मतलब 400। 580 जा 559 जा 59/80 ए। उसके बाद अगला है कि कंपनी एस ने जनवरी से लेकर अप्रैल तक जितने भी प्रोडक्ट बेचे, मतलब एक जनवरी में एक अप्रैल में कंपनी एस द्वारा, तो ये है कंपनी एस, जनवरी में बेचे 85 और अप्रैल में 140। 55 का फर्क है 85 पे। 100 पे कितना होगा? 1100/17 का मतलब हो गया यहाँ पे करीब करीब 64%, 64% डी। इसके बाद अगला है कि टी कंपनी ने मार्च अप्रैल और मई में जितने प्रोडक्ट बेचे उसमें 32% माइल्ड स्टील के थे। तो बेसिकली माइल्ड स्टील के बने हुए प्रोडक्ट आखिर थे कितने? तो मार्च अप्रैल और मई कंपनी टी 300 6 6 12 2 14 140 और 10 450। इसका 32% कैसे लेंगे? 30% मतलब हो गया 45 3 135, 1% 4.5 2% 9, ये टोटल हुआ 144। तो बस यही आपसे पूछा भी है, 144 मतलब सी। उसके बाद अगला है कि फरवरी के महीने में पी एस टी ने जितने भी प्रोडक्ट बेचे उसका अप्रॉक्सीमेट एवरेज क्या है? तो पी एस टी ये है फरवरी 155 110 90 11 9 20 200 और 155 355 बटे में 3 हुआ लगभग 118%। इनफैक्ट 118 जो है वो एवरेज है बी। उसके बाद इस पर्टिकुलर टेबल से आखिरी सवाल 38 नंबर, क्यू कंपनी ने जनवरी और मई में जितने भी प्रोडक्ट बेचे और उन्हीं महीनों में आर ने जितने भी प्रोडक्ट बेचे उनके बीच में अंतर क्या है? तो बेसिकली जनवरी और मई, एक है कंपनी क्यू और दूसरी है आर। तो क्यू का देख लेते हैं, 80 और 120 हुआ 200। आर देखते हैं 130 155, तो 150 और 30 15 13 28 और 5 285, कितने का अंतर है? तो सीधे से दिख रहा है 85 का डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 से 43 के लिए इस पाई चार्ट की ओर मूव करेंगे, जिसमें अलग अलग सेक्टर में कितने कितने डिग्री में जो खर्चा हुआ है उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे चाहे 50 हो 46 हो कोई भी नंबर हो, सब के सब डिग्री में है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 39 में पूछा गया है कि रिसर्च में इवेंट्स की अपेक्षा कितना % ज़्यादा खर्चा हुआ। तो चूंकि हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है इसलिए हमें एक्जैक्ट डेटा चाहिए भी नहीं। तो कुल मिला के 2 सेक्टर आपको देखने हैं, तो इवेंट और दूसरा रिसर्च। 35 65 के बीच में 30 का फर्क है, कंपेयर करना है आपको इवेंट से, बिकॉज देन ऑन इवेंट। अब इंटू में 100, 600/7 का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 86% डी। उसके बाद नेक्स्ट है कि हॉस्टल के एक्सपेंसेस में कितना % इन्वॉल्व है टोटल का, ये चीज़ देखनी है। तो हॉस्टल की जहाँ तक बात है तो वो 46 है, ये टोटल चीज़ अगर आप जोड़ेंगे तो 360 आएगा, क्योंकि सारी चीज़ डिग्री में है और डिग्री में ये पूरा गोला जब बनता है तो 360 का एंगल बनता है। 46/360 इंटू 100 9 जा क्या करना था? 46 का परसेंटेज 360 पे लेना था, तो ये करीब करीब 12.7% आएगा ए। इसके बाद है कि अलग अलग क्षेत्रों में टोटल अगर इतना खर्च किया गया हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल के बीच का डिफरेंस बता दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यह है स्पोर्ट 52, इंफ्रास्ट्रक्चर है 50, तो बेसिकली ये 2 है इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट। तो टोटल ये जो 180 00 000 है ये 360 के बराबर है, क्योंकि ये टोटल एक्सपेंस है। हमें 2 की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना आएगा फिर? सॉरी, एक चीज़ की यहाँ मिस्टेक हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल के बीच में डिफरेंस चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर 50, हॉस्टल 46, तो ये 4 है। तो कैलकुलेशन में एक माइनर चेंज ये करेंगे कि 360 का मतलब ये तो खैर फिक्स है ही, हमें 4 डिग्री चाहिए। तो ये 180 00 000 इंटू 4/360, ये कुल मिला के 2 लाख आएगा सॉल्व करने पर सी। नेक्स्ट है कि स्पोर्ट्स में एजुकेशन की तुलना में कितना % कम खर्च किया जा रहा है। तो 2 चीज़ें चाहिए, स्पोर्ट और एजुकेशन। तो स्पोर्ट है 52, एजुकेशन है 80, 28 का फर्क है 52 80 के बीच में, कंपैरिजन करना है एजुकेशन से। अब परसेंटेज हमें पता चल जाएगा 35%। 35% कहाँ पे गिवन है? तो डी में। उसके बाद 43 नंबर है कि खेल पर अगर 1.8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए तो शिक्षा और अनुसंधान पर कितने इन्वेस्ट किए जाएंगे? तो स्पोर्ट ये 52 है, 52 का मतलब हुआ 1.8 करोड़, तो शिक्षा अनुसंधान 8 6 14 और 5 145।
तो 1.8 करोड़ से तो ऊपर ही वैल्यू आएगी, क्योंकि कहाँ 52 डिग्री में आपको 1.8 करोड़ मिल रहा है, तो 145 डिग्री में तो ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में तो करोड़ क्या लाख में गिनती चल रही है, चाहे 72, 50 हो, 60, 25 हो, है तो सब 1 लाख के ही अंदर, तो कोई ऑप्शन इसमें मैच करने वाला है नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 से 48 के लिए इस पर्टिकुलर लाइन ग्राफ को हमें ध्यान में रखना है, जिसमें दो कंपनियों की बात हो रही है जिनका नाम है ए और बी। अलग अलग सालों में इन्होंने जितना जितना प्रॉफिट कमाया है उस चीज़ की जानकारी दी है। तो ये जो मोटी वाली लाइन है, मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा ऐसे, ये कंपनी बी के लिए है, और ये जो पतली वाली लाइन है ऐसे से ये ऐसे, ये ए के लिए है। तो सबसे पहला जो सवाल है 44 नंबर, उसमें पूछा है कि साल 2005 में ए और बी उसका रेशियो 3/4 है। तो 2005 में ए और बी 3/4 का मतलब ये हुआ कि इसकी हम 300 मान सकते हैं, इसकी 400 मान सकते हैं। तो ये इनकी टोटल इनकम है, मतलब प्रॉफिट मिला के कंपनी की जो इनकम होती है ना, उसमें जाहिर सी बात है उनका प्रॉफिट शामिल होता है। तो साल 2005 में ये है कंपनी ए। तो ये जो कंपनी ए है इसका जो प्रॉफिट था ये 70% था। तो 70% मिल गया, तो 170% की वैल्यू 300 है। तो एक्सपेंडिचर, कंपनी की लागत हमेशा 100% होती है, ये चीज़ का हमें पता होना चाहिए। 300 × 100 बटे 170, ये आया 3000 बटे 17। उसी तरीके से बी का हिसाब किताब देख लेते हैं। तो बी का प्रॉफिट यहाँ पे 50 है, मतलब 150%, ये 400 है, तो इसकी लागत है 100%। ये आ चुकी है 400 × 100/150, 53 ज़ा 52 ज़ा, ये 800 बटे 3। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो ए और बी के लिए 2005 में। तो ए का तो है 3000 बटे 17 इंटू 3/800, 90 बटे 136 यानी 45 बटे 68। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है कि साल 2005 में अगर दोनों कंपनी की इनकम एक ही थी, मतलब जितना ए ने कमाया उतना बी ने कमाया, तो उसी साल ए और बी की लागत का अनुपात आपको चाहिए एक्सपेंडिचर का। तो वापस से वही साल 2005 में चलते हैं। तो 2005 के हिसाब से ए और बी दोनों की इनकम 100 रुपये हो गई। ए का प्रॉफिट है 70, तो 170% बराबर 100, तो 100% यानी एक्सपेंडिचर जो है ये कितना आएगा, 100 × 100/170, तो ये आया 1000 बटे 17। उसी तरीके से बी का प्रॉफिट आप क्लियरली देखिए 50% यानी 150% आपका है 100। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 × 100/150, ये आया 200 बटे 3। तो रेशियो कितना आएगा, 1000 बटे 17 इंटू 3/200, 15 बटे 17। 15 बटे 17 जहाँ पे भी होगा इसको टिक कर देंगे। तो ये है आपका ए में। अगला है कि साल 2002 में कंपनी बी का एक्सपेंडिचर 200 करोड़ था, तो उसकी इनकम कितनी थी। एक्सपेंडिचर हमेशा 100%, तो 100% है 200। अब 2002 में कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो 50% है, तो प्रॉफिट मिला के ये बना 150%। ये टोटल इनकम हो गई 200 × 150/100। वापस से इसको चेक कर लेते हैं। हमसे किसके लिए पूछा है, कंपनी बी के लिए। ओके, कंपनी बी जो है इसका पूछा ये 30 है, 100% 200, 130% ये आया 200 इंटू 130 बटे 100, मतलब 260। 260 कहाँ पे है, तो बी में। इसके बाद 47 नंबर की अगर बात करें तो 2001 में कंपनी ए और बी का एक्सपेंडिचर सेम था, मतलब जितनी लागत पहली कंपनी ने लगाई उतनी दूसरी कंपनी ने भी लगाई, और उसी साल दोनों कंपनी की टोटल इनकम यानी दोनों ने कुल मिला के 342 करोड़ कमाए। तो लागत में से जब ये 342 करोड़ का डिफरेंस लिया जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा, इस चीज़ की जानकारी चाहिए। तो साल 2001 ये रहा, ये कंपनी ए है, ये बी है, दोनों के एक्सपेंडिचर सेम है। ये ए है, इसका प्रॉफिट 45%, तो ये 145 इनकम हो गई ए की, और बी की इनकम उसी तरीके से 40% यानी 140 हो गई। इस बात का मतलब ये है, अब दोनों की जो इनकम है 145, 140, 285 है, लेकिन सवाल के हिसाब से 342 है, तो 285 ना हो के 342। तो हमसे इन्होंने पूछा है दोनों का टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट इसका 45, इसका 40 यानी 85। 85 का मतलब क्या है, ये निकल आएगा 342 × 85/285, तो 17 एकम 17 नहीं 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 5 17 ज़ा 19 3 ज़ा 19 एकम 19 19 8 3 6 ज़ा 17 6 102 102 करोड़ यहाँ से करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। डेटा इंटरप्रिटेशन का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, और इस पर्टिकुलर सेट का भी ऑब्वियसली 48 नंबर में दिया हुआ है कि साल 2003 में कंपनी ए की जो लागत है वो 200 करोड़ है, यानी 100% बराबर 200 करोड़, और उसी साल कंपनी की जो इनकम है, तो उस साल कंपनी की इनकम कितनी है ये पता कर लेंगे। तो ये 60 यानी 160% अगर इसका लिया तो 200 × 160/100, ये 320 हुआ। अब यही 320 करोड़ क्या हो जाएगा, साल 2006 में कंपनी का एक्सपेंडिचर। तो साल 2006 के लिए बात करें तो 100% यानी उसका एक्सपेंडिचर 320 है। तो उसी साल कंपनी की इनकम कितनी है, मतलब प्रॉफिट जोड़ के, तो ए कंपनी का प्रॉफिट ये 45, 145%, ये हमें चाहिए। 320 × 145 बटे में 100, 5 2 ज़ा 5 दूनी 10, 5 9 ज़ा 2 16 ज़ा 29 × 16, 30 - 1 × 16, 480 - 16, 464। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला। उसके बाद 77 नंबर की अगर बात करें तो दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए का मतलब है ये, बी हुआ ये, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे आपका है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए, क्या ये और ये एक ही नहीं है, बिल्कुल है, तो ये कट जाएगा। फाइनल आंसर ए प्लस बी होगा, यानी 2.1 + 5.8 मतलब 7.9 ए। उसके बाद नेक्स्ट है विन डायग्राम से। 70% लोग फिजिक्स में पास हुए, 80% रीजनिंग में पास हुए, 55% दोनों में पास हुए। अब ये जो 70% फिजिक्स वाले पास हुए ना, इसका ये मतलब है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो रीजनिंग में भी पास हुए हैं, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है ये 70% सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं।
उसी तरीके से जो 80% रीजनिंग वाले हैं, इनके बारे में ये कहीं मेंशन नहीं है कि ये सिर्फ रीजनिंग वाले हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो फिजिक्स में भी पास हुए हों। तो बेसिकली 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 सर्कल बनेंगे, ये फिजिक्स के लिए, ये रीजनिंग के लिए। फिजिक्स वाले हैं 70%, रीजनिंग वाले 80%, और दोनों यहाँ लिखे जाएंगे क्योंकि यही एक ऐसा पोर्शन है जो दोनों सर्कल में कॉमन है। तो यहाँ 55 लिखा जाएगा। अब इस पूरे सर्कल की वैल्यू 70 है, जिसमें 55 यहाँ पे आ गई, तो बाकी यहाँ पे 70 में से 55 गया तो 15। उसी तरीके से इस पूरे सर्कल की वैल्यू 80 है, जिसमें से 55 यहाँ पे है, तो बाकी यहाँ 80 माइनस 55 यानी 25। अब 55 25 हो गया 80, 80 15 हो गया 95। तो 95% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जरूर पास हुए हैं। तो बाकी का 5% जो है फेल हुआ है, दोनों में ही फेल हो गया क्योंकि कहीं नहीं पास हो पाया। तो 5% सी। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 4 7 28, 9 5 45। तो 45 किसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके। तो अभी तक ये बड़ा है, 4/9 रूल आउट हो गया। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 35 और 65, ये 77, बड़ी संख्या 77 जो कि इसके नीचे लिखी है, तो ये बड़ा है, 5/7 रूल आउट हो गया। इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 17 11 जा 187, 13 13 जा 169। तो बड़ा कौन, तो ये, इसके ऊपर तो इसके ऊपर, 13/17 रूल आउट। तो बाय डिफॉल्ट बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट हमसे 82 नंबर पूछा गया है, इसका स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन का स्क्वायर करके चेक करेंगे क्या ये चीज़ हमें मिलेगी। √3 + 5, तो 3 + 25 ये 28 आ गया, जबकि इधर 9 है, ये रूल आउट हो गया। ऐसे ही ये 5 और ये 9 14, ये भी रूल आउट। ये √5 हो गया आपका 5 + 4 - 2 × 2 × √5, 9 - 4 √5। ठीक, तो ये वाला यहाँ से सही हो गया। उसके बाद अगले में आपसे पूछा हुआ है एवरेज, इन सबका एवरेज। तो जैसी कि संख्या में दिखाई पड़ रही है, हम 150 एवरेज मान लेते हैं। तो ये 158 ज़्यादा है, ये 25 कम है, ये 105 कम है, ये 30 कम है, ये 48 कम है। 158 माइनस 130, 160, 208। तो ये हुआ माइनस का 50 बटे में 1 2 3 4 5, ये 10 माइनस का, यानी कि जितना भी एवरेज हमने माना था वो 10 कम है एक्चुअल एवरेज। तो 150 माइनस 10 140। फिर 95, इनफैक्ट 94 नंबर से बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की। इसमें एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने बी से क्या कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी। तो माँ के पिता आपके नाना होगा, और नाना की जो बेटी है उसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपकी मम्मी या मौसी। और चूंकि बेटी इकलौती है, कोई बहन नहीं है, इस वजह से वो आपकी मम्मी है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो उसकी माँ है। तो जो ए है, जिसने ये बात कही है कि वो उसकी माँ है, तो वो जाहिर सी बात है फोटो वाले व्यक्ति का बेटा होगा, ए। उसके बाद है स्टेटमेंट बेस सवाल। तो स्टेटमेंट जो हिंदी में लिखे हुए हैं वो कुछ इस तरीके से आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी इसका इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है कि जितनी भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, इन्होंने लैपटॉप की कीमतें बढ़ा दी हैं। दूसरा है कि सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर ड्यूटी बढ़ा दी है। तो क्या हम इन दोनों को कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि चूंकि सरकार ने लैपटॉप के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी है, इसलिए लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने लैपटॉप की कीमत बढ़ा दी है। मतलब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये किसी चीज़ का कारण है, और चूंकि ऐसा है तो इस वजह से जो असर हमें देखने को मिला है वो ये है कि लैपटॉप की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो स्टेटमेंट 2 कॉज हुआ, यानी कोई भी चीज़ हो रही है और उसकी वजह से जो नतीजा या असर देखने को मिल रहा है वो फर्स्ट में है। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट, डी। उसके बाद 98 नंबर में पूछा हुआ है ऑड वन आउट। तो 701 101 401 301, इनसे क्या पता चलता है। सम ऑफ डिजिट करके देखते हैं। 7 1 8, 4 1 5, 3 1 4, 1 1 2। तो यहाँ पे 2 8 और 4 इवन नंबर है, जबकि जो 5 है वो ऑड है, इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली बी होना चाहिए। उसके बाद 99 नंबर है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। तो 1107 को सीधे सीधे मंडे लिख देंगे, क्योंकि सीधे से +1, क्योंकि बीच में कोई लीप ईयर इन्वॉल्व है नहीं। 1108 लीप ईयर है, लेकिन क्या उसकी 29 फरवरी पार हुई है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम उसकी 1 जनवरी पे खड़े हैं। तो यहाँ पे भी +1 ट्यूसडे आ गया। 1109, अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। 1108 जो कि एक लीप ईयर था, इसकी 29 फरवरी पार करते हुए हम अगले साल 1109 पे पहुंचे हैं। तो +2, तो ये ट्यूसडे से थर्सडे हुआ। अब 1110 सीधे से +1, क्योंकि ना तो 9 लीप ईयर है ना 10, ये हुआ फ्राइडे। फ्राइडे मतलब बी, शुक्रवार। इसके बाद 100 नंबर में कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। एक्टिव का कोड ये है। एक लॉजिक है कि ए से ई +4, लेकिन यहाँ पे जब इफेक्ट में ई का +4 बनाने जाएंगे तो आई आना चाहिए, जो ऑप्शन में है नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए, ये ए और ई, ये ई और ए मतलब बदल दिया। तो यहाँ भी ई टी है तो टी ई बना देंगे। तो पहला लेटर टी चाहिए, दूसरा आखिरी का ई चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ नहीं है। 2 ऑप्शन हमारे वैसे ही हट गए। इसके बाद सी से डी, तो इधर एफ से जी। उसके बाद टी से यू, तो इधर एफ से जी। तो टी डबल जी कहाँ है शुरू में, सी में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।